Good evening. You're going through the topics. टॉपिक कवर अप कर लिया आपने बेटा? एवरीवन? Yes? Hello? Can you hear me properly? फागुन, वैष्णवी, देवांशु, खुशी, संयमी. Yes, sir. Okay. Any doubts in the topics that you've gone through? No, sir. Fine. So let me ask you today a little bit kind of a test kind of the thing. Let me ask you, what is what? Can you tell me in which line items particular things will going to be get recorded? So let me ask you some of the questions in here. Tell me in which line item the provision for tax is written? Yes. Open up your cameras, everyone. Turn on your cameras. चलो मुझे बताओ कि तमन्ना एंड देवांशु व्हाट यू आर डूइंग? वैष्णवी सो रही है. देवांशु कहाँ हो आप? जिम कर रहे हो? डंबल्स दिखा रहे हैं? अरे सर वो कैमरा हाँ तो क्या है आगे? जिम है आगे? क्या जिम में खड़े हो? क्या खड़े हो आप? छत सबके सब कार्टून है एक नंबर के. तमन्ना Yes, sir. कहाँ है कैमरा आपका? सर मैं कैमरा ऑन करूंगी तो नेट चला जाएगा. अबे आपका नेट कभी रहता ही नहीं है. कहाँ पे हो? अभी भी आए कि नहीं आए? सर नहीं आया इसलिए तो क्लास भी अटेंड नहीं हो पाती है. लाइट चली जाती है तो नेट भी चला जाता है. सोचो सर. गजब हो. चलिए मुझे बताइए प्रोविजन फॉर टैक्सेशन कहाँ पे आता है? कहाँ पे लिखा जाता है? मैक्शा आप बताओगे? मैक्शाय अनम्यूट करके बोल रहा है वो. अनम्यूट तो कर. यस सर. बोलो. देवांशु वापस गया? देवांशु हाँ बस वहीं पे रहे. बोल. प्रोविजनल टैक्सेशन कहाँ पे आएगा? संयमी नहीं पता. वैष्णवी सर बैलेंस शीट में. हाँ हाँ बैलेंस शीट में बेटा. बैलेंस शीट में प्रोविजन है. प्रोविजन. हाँ सर डिफर्ड एसेट्स. डिफर्ड असेट्स. डिफर्ड टैक्स असेट्स. हाँ. नहीं रे. रॉन्ग. यस खुशी. Sir, current liabilities. वेरी गुड. करंट लायबिलिटीज में कहाँ पे? यानी उसमें मेजर हेड करंट लायबिलिटी, सब हेड हाँ. Short-term provisions. शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में. यस दैट्स ट्रू. सरप्लस कहाँ पे आता है? सरप्लस ये तो पता होना चाहिए. चलो देवांशु बोलेगा. यस सर. सरप्लस कहाँ पे आता है बेटा? सर इक्विटी शेयर. इक्विटी में कहाँ पे?
सर असेट्स के अंदर। हाँ, इक्विटी में असेट्स आते हैं? नहीं नहीं क्या क्या बोल रहे हैं? सरप्लस यानी कहाँ पे आता है? चलो ये तो कोई भी बता सकता है मुझे। कौन, एक हेड का शेयर नाम ही है, होल्डर फंड। एक हेड का पूरा नाम ही है। Shareholders fund, reserves हाँ, and surplus. रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर सरप्लस आता है, नाम ही बोलता है रिजर्व एंड सरप्लस, ये तो आना ही चाहिए। सर मेरा राइट तो था। क्या राइट था? ये बोला इक्विटी में आ रहा है, असेट्स में। इक्विटी में असेट्स कहाँ से आए? तो सर आपने ऐसे क्वेश्चन पूछा, मेरे को लगा रॉन्ग। तो तू इक्विटी में असेट्स बोलेगा तो रॉन्ग ही बोलूंगा ना मैं तेरे को, राइट थोड़ी बोलूंगा। तो इक्विटी में असेट्स बोल रहा है, इक्विटी में असेट्स आते हैं? मुझे ये बता पहले तू, असेट्स कहाँ पे आता है? तो सर मैंने पहले इक्विटी बोला था, तो आपने आपने फिर दूसरा क्वेश्चन पूछा तो मेरे को लगा मैंने रॉन्ग। वो इक्विटी पूछा, मैं कंफ्यूज था। इक्विटी तो बहुत बड़ा है, इक्विटी लायबिलिटीज तो बहुत बड़ा है, उसमें 15 लाइन आइटम्स है, तो उसमें कौन सा इक्विटी बोल रहा है मेरे कैसे समझू मैं? गजब है यार तू। जब प्रपोज डिविडेंड कहाँ पे आएगा देवांशु, देखो पूछ रहा हूँ अभी, यस सर। प्रपोज डिविडेंड कहाँ पे आएगा? रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में आएगा। कहाँ पे आएगा सोहेल? कंफ्यूज, सोहेल कंफ्यूज। संयमी, फागुन, नहीं पढ़े हो, नहीं पढ़े हो। वैष्णवी, मुंह देखने लायक है आप लोगों के। मैक्षाय, सब मुंह पे पता नहीं हाथ लगा के बैठे हैं, हंसी आ रही है, रोना आ रहा है, पता नहीं। खुशी, सर वो बैलेंस शीट में नहीं आएगा। तो कहाँ आएगा? सर प्लस बैलेंस शीट नहीं आएगा। हाँ, बैलेंस शीट में आएगा। क्या बैलेंस शीट में आएगा यस सर। मैक्षाय? सरप्लस। सरप्लस की बात ही कौन कर रहा है यहाँ पे? मैंने क्या पूछा? ये तो सवाल ही बदल रहा है। मैंने क्या पूछा? प्रपोज डिविडेंड पूछा। प्रपोज डिविडेंड। प्रपोज डिविडेंड बैलेंस शीट में नहीं लिखा जाता है, वो एक्चुअल में नोट्स टू अकाउंट्स में एक ब्रैकेट में लिखा जाता है। मैंने आपको समझाया था, राइट? द लाइन आइटम्स दैट इज कनेक्टेड आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, बैलेंस शीट डेट के बाद कुछ होता है, कंटिंजेंसीज जिसको बोलते हैं हम, जो कहीं पे बैलेंस शीट में नहीं रिफ्लेक्ट होता है। मैंने आपको ये भी समझाया था, मैंने बताया था कि बैलेंस शीट बनती है 31 मार्च की, पर वो बनती कब है? अप्रैल में बनती है, राइट? प्रीवियस डेट की। और उसके बाद एजीएम होता है, एनुअल जनरल मीटिंग में प्रपोज होता है डिविडेंड, और वो पास किया जाता है। तो भले ही प्रपोज डिविडेंड जुलाई अगस्त में जब भी पास किया जाए, राइट, उसको कई बैलेंस शीट में लिखा नहीं जाता, उसमें सिर्फ एक ब्रैकेट में लिखा जाता है, दैट इज कंटिंजेंसीज एग्जिस्टिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट्स। चलिए, ये बात तो ठीक है। नेक्स्ट, अगर मैं बोलूं इंटरेस्ट अक्रूड एंड ड्यू ऑन सिक्योर्ड लोन्स, इंटरेस्ट अक्रूड पढ़ा हो तो बोलना, रेज हैंड कर सकते हो। इंटरेस्ट अक्रूड एंड ड्यू ऑन सिक्योर्ड लोन, सिक्योर्ड लोन्स पता है क्या होता है? चलो इंटरेस्ट की बात छोड़ो, सिक्योर्ड लोन्स क्या होता है मुझे बता। पढ़ा सिक्योर्ड लोन्स? यहाँ पे कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बता देता हूँ अभी से, ये समझने का विषय है, यानी अगर आपको समझ में आया तो मजा आ गई आगे करने की। सिक्योर्ड लोन्स क्या होते हैं? सिक्योर्ड लोन्स कहाँ पे आते हैं मुझे इतना बता दो। चलो, सिक्योर्ड लोन्स का मतलब समझ में आता है? कोई बोलेगा मुझे बताएगा? रेज योर हैंड इफ यू नो द आंसर। व्हाट यू मीन बाय सिक्योर्ड लोन्स? सिंपल सा है बेटा, इतना कोई हार्ड नहीं पूछ रहा हूं मैं, सिंपल सा सवाल है। सिक्योर्ड लोन्स किसको बोलते हैं? हम डिबेंचर्स में भी देख चुके हैं, आई थिंक लास्ट चैप्टर में। यस देवांशु?
सर वो अगर जब लोन नहीं भर पाए तो असेट्स भी उन लोग ले सकते हैं ऐसा? हाँ, तो असेट्स को मॉर्गेज रख के जो लोन दिया जाता है उसको सिक्योर्ड बोलते हैं। यस, असेट को क्या कहते हैं, गिरवे रखते हैं, राइट, सिक्योर्ड बाय असेट्स। सो दे हैव अ चार्ज ऑन असेट्स, क्या बोलते हैं हम उसको, दे हैव अ चार्ज ऑन असेट्स। नाउ मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ, सिक्योर्ड लोन तो आपने सही बता दिया देवांशु, गुड, बट मैं अभी ये पूछ रहा हूँ इंटरेस्ट अक्रूड एंड ड्यू। अक्रूड यानी आउटस्टैंडिंग और ड्यू यानी पेमेंट करना बाकी है। सो इंटरेस्ट अक्रूड एंड ड्यू ऑन सिक्योर्ड लोन्स वो कहाँ आएगा? कोई भी चीज ड्यू कब होती है? सिंपल सी बात है, जब ड्यू डेट नजदीक आ जाए तो, राइट, अब ड्यू हो जाती है। तो ड्यू यानी क्या, थोड़ा दिमाग कसो। चलो मैं आपको हिंट देता हूँ, हाँ बोलो खुशी। Current liabilities. यस, वेरी गुड, करंट लायबिलिटीज, बिकॉज इस करंट नेचर का है, करंट नेचर की चीज को करंट और लायबिलिटीज ही बोलते हैं, राइट। और वो कहाँ पे आएगा, सब हेड उसके अदर सब करंट। other current liabilities. यस, चलिए, अगर मैं बोलूं एडवांसेस रिसीव्ड फ्रॉम द कस्टमर्स, अगर कस्टमर ने आपको एडवांस दिए तो, व्हाट इज द एडवांस रिसीव्ड फ्रॉम द कस्टमर्स? यस बेटा, कस्टमर अगर एडवांस देता है तो कहाँ पे लिखा जा सकता है इसको? कस्टमर एडवांस में पैसा देने का मतलब क्या होता है, कि आपको वापस चुकाना है उसको, यस और नो? इट मींस it's again a Yes. current liability and it's again other current liability part, right? Try to understand. चलो ये तो आपको पता होना चाहिए, शेयर कैपिटल किया है ना आपने चैप्टर। फोर फ्यूचर शेयर्स कहाँ लिखे जाते हैं, फोर फ्यूचर शेयर अकाउंट, ये तो पता होना चाहिए ना अभी। Share capital. शेयर कैपिटल में कहाँ पे, शेयर होल्डर्स फंड्स में, शेयर कैपिटल में कहाँ पे लिखते हैं, नोट्स टू अकाउंट्स में, याद करो, याद करो, सब्सक्राइब एंड नॉट फुली पेड अप में एडिशन करते हैं हम लास्ट में। यस, याद आ रहा है, सब्सक्राइब एंड नॉट फुली पेड अप में लास्ट में एडिशन करते हैं, याद करो, दो दो चीज होती है, सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप, सब्सक्राइब एंड नॉट फुली पेड अप। चलिए, जितना याद है उतना अच्छा है। डिबेंचर्स पता है, डिबेंचर चैप्टर किया है, डिबेंचर कहाँ लिखना चाहिए, डिबेंचर कहाँ लिखते हैं, बैलेंस शीट में। चलो 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 फटाफट, ये सब आना चाहिए अभी। डिबेंचर क्या लायबिलिटी है बेटा, लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म है, Non. लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म, तो नॉन करंट लायबिलिटी में आएगा, Long-term बराबर है। borrowings. और उसमें लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, Borrowings. प्रोसीडिंग्स क्या होता है? The borrowings बोली. ओके फाइन, ठीक है। मुझे ये बताओ, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स वो कहाँ आएगा? वो हम कब चार्ज करते हैं, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स? कौन गायब हो गया? खुशी गायब हो गई, वापस आई। खुशी कैमरा कहाँ है? Sir, only net problem. तुम्हें बार बार निकल सर। ओके, पता है ये मुझे। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स हम कब चार्ज करते हैं? चलो याद है, डिबेंचर चैप्टर याद है या भूल गए? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन कब चार्ज करते हैं बेटा? उसकी एंट्री याद है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन की एंट्री क्या आती है?
यस देवांशु। सर जब अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज आती है अरे बेटा मैं लास्ट बुक के सेकंड चैप्टर की बात कर रहा हूँ, जिसमें हम प्रीमियम और रिडम्पशन की एंट्रीज पास करते थे। तो कब पास करते थे हम? एट द टाइम ऑफ इश्यू ओनली। यस और नो? हम क्या लिखते थे? लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स टू प्रीमियम और रिडम्पशन। एक एंट्री पंच करते थे ना बीच में, Yes, sir. याद आ रहा है कि नहीं? Yes, sir. सो व्हाट आई मीन टू से इज कि प्रीमियम और रिडम्पशन की एंट्री कब आती है? बेसिकली उसकी एंट्री तो इश्यू के वक्त ही आ जाती है। और प्रीमियम पे कब करते हैं हम? फिजिकल पे कब करते हैं हम प्रीमियम को? आफ्टर सम इयर्स, 5 इयर्स, 7 इयर्स। तो ये कहाँ पे आएगा? बोलो प्रीमियम रिडम्पशन क्या होगा? मुझे ये पहले बताओ, करंट होगा या नॉन करंट होगा? Non-current. नॉन करंट होगा। तो डेफिनेटली इट विल बी अ पार्ट ऑफ द नॉन करंट लायबिलिटीज और अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में आएगा वो, राइट? चलिए, आपने किया नहीं है, आपको इलस्ट्रेशन आज करने हैं सभी के सभी। इलस्ट्रेशन 2 से लेके इलस्ट्रेशन 12 तक, राइट? गो थ्रू करो सिर्फ, राइट? लर्न करना है कि आपको पता होना चाहिए कि ये एंट्री क्या आएगी। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे पूछो, लिख के रखो, ये असाइनमेंट में डाल रहा हूँ। कहीं पे कुछ लिखना नहीं है, आपको लर्न करना है। ओनली यू नीड टू लर्न इट, राइट? मैं पूछूंगा उसमें से कुछ भी लिखना नहीं है आपको। आपको देखो, मैं बता देता हूँ कैसे है ये इलस्ट्रेशंस, मैं आपको समझा देता हूँ। इसमें आपको सिर्फ आपको ये जानना है कि इसमें मेन हेड और सब हेड कहाँ पे है। जैसे आपको यहाँ पे पूछा गया है, स्टेट द मेजर हेड्स ऑफ द इक्विटी लायबिलिटीज पार्ट। तो क्या है मेजर हेड? क्या है आपको पता होना चाहिए। शेयर होल्डर्स फंड है, शेयर एप्लीकेशन, मनी पेंडिंग अलॉटमेंट है। बाद में क्या है? नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी है। शेयर होल्डर्स फंड्स के क्लासिफिकेशन है। स्टार्टिंग के लिए बहुत सिंपल है। अगर बाद में आप देखोगे तो अदर करंट लायबिलिटीज में क्या क्या चीज आ सकती है वो उन्होंने पूछा है। तो 5 चीज आ सकती है, उन्होंने दिखाया है। करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट्स, इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू ऑन बोरोइंग्स, इंटरेस्ट अक्रूड एंड ड्यू ऑन बोरोइंग्स, राइट? बाद में आगे जाके ऐसे समझ आ रहे कि इलेक्शन 10 में ऐसा पूछा गया है आपको कि ये डिबेंचर कहाँ पे आता है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कहाँ लिखते हैं, फोरफीचर शेयर्स अकाउंट कहाँ लिखते हैं, वैसा। तो वैसे कर करके आपको कहाँ तक करना है? 12 तक करना है। कर पाओगे? घर पे लर्न कर पाओगे इतना? Yes, sir. Yes, sir. ओके, नेक्स्ट आज हम चालू कर देंगे असेट्स, राइट? इफ यू वांट टू टर्न ऑन योर कैमरास यू कैन टर्न ऑफ नाउ। मैं अभी समझा रहा हूँ आपको, राइट? सो लेट्स स्टार्ट विद द असेट्स बेटा। नाउ व्हाट आर असेट्स? लेट्स अंडरस्टैंड। असेट्स हमको पता है वो चीज होती है जो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट हमको देता है। नाउ फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट देने का मतलब क्या? इट मींस द कंपनी हैज इन्वेस्टेड the entire amount which he has taken from liability to some peculiar what I can say assets where company think कि उसको कुछ future economic benefit मिलेगा। Now when a company thinks तो वो future economic benefit लंबे अरसे का हो सकता है। अगर लंबे अरसे का है तो इसको हम नॉन करंट नेचर का लायबिलिटी बोलते हैं, राइट? नॉन करंट नेचर का असेट बोलते हैं, माय मिस्टेक। और अगर वो शॉर्ट टर्म से अगर फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा तो शॉर्ट टर्म का इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा, ऐसे हम समझ सकते हैं। सो नाउ नॉन करंट असेट्स यानी क्या? लंबे अरसे से मिलेगा, और करंट यानी शॉर्ट टर्म। अगेन व्हेन आई से द नॉन करंट इट मींस इट इज बियॉन्ड द पीरियड ऑफ 12 मंथ्स एंड इट इज बियॉन्ड द पीरियड ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल विच एवर इज मोर। एंड करंट यानी क्या? which is within the period of 12 months and within the period of operating cycle, whichever is more. Non-current assets always याद रखिए शेड्यूल 3 में नेगेटिव मैनर में डिफाइन किया गया है। शेड्यूल 3 अगर आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि उसमें नेगेटिव मैनर में डिफाइन किया गया है नॉन करंट और करंट को। तो नॉन करंट कैसे हम देखेंगे इसको, नॉन करंट कैसे समझेंगे? तो वो बोलते हैं नॉन करंट असेट्स आर दोज असेट्स व्हिच आर नॉट करंट असेट्स। अभी आपको लगेगा तो ये करंट एसेट क्या है, तो करंट समझना पड़ेगा।
तो करंट असेट्स को डिफाइन किया गया है शेड्यूल 3 में। नंबर 1, राइट, expected to be realized or intended for sale or consumption in the company within the normal operating cycle, जो normal operating cycle में realize हो सकता है, यानी हमको उससे पैसे मिल सकते हैं। Second, should be held primary for the purpose of trading. Third, realized within the 12 months, right? And 12 months or operating cycle, whichever is more, आपको पता है। And number 4, cash and cash equivalent जो भी पड़ा है, right? या फिर कैश तो हमको समझ में आ जाता है, बैंक बैलेंस है, कैश बैलेंस है, पर कैश इक्विवेलेंस यानी क्या? उसके जैसा कोई भी चीज, जैसे कि शॉर्ट टर्म मैच्योरिटीज है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, तो ये सब कोई हम उसको करंट एसेट्स के नाम से जानेंगे, राइट? बट याद रखिए, करंट तभी बोल सकते हैं जब उसकी लायबिलिटी एटलीस्ट 12 मंथ्स में या ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर उसको हम चुका सके। इट मीन्स it can be realized within a period of 12 months or within a period of operating cycle, whichever is more. तो ये 4 केस तो आपको वैसे भी पता ही था करंट नेचर को होने के लिए। ना ये ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है जो हम समझ चुके हैं, ऑपरेटिंग साइकिल यानी इट कैन बी इजीली रियलाइजेबल इनटू कैश। मैंने आपको लास्ट टाइम यानी कि परसों मैंने आपको ये बताया था कि ऑपरेटिंग साइकिल को जरा ध्यान से पढ़ लेना। आपने पढ़ा था किसी ने? हाँ या ना? आपने डायग्राम को देखे थे? यहाँ पे एक डायग्राम आ रहा है, ये देखा था आपने डायग्राम को? यस सर। ये समझा था? ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है? When you have a cash or when you have a cash or let's say you have balance in a bank account, तो आप क्या करते हो? परचेज करते हो रॉ मटेरियल्स। रॉ मटेरियल्स परचेज करने के बाद आप उसको प्रोसेस करते हो, प्रोसेस करने के बाद उसको फिनिश गुड्स बनाते हो, उसके बाद उसको सोल्ड करते हो। सोल्ड करने से डायरेक्ट पैसे नहीं आ जाते, इट टेक्स टाइम स्टिल, राइट? बिकॉज देयर मे बी बिल रिसीवेबल या डेटर्स होते हैं, एंड देन आफ्टर सम पॉइंट ऑफ टाइम यू गेट अ कैश अगेन। तो जैसे जहां से आपने कैश यूज किया और कैश वापस आया, ये बीच की जो पूरी प्रोसेस है, जो साइकिल लगा, जैसे कि यहाँ पे 3 महीने लगे, यहाँ 4 यानी 7 महीने, 2 9 महीने, 4 13 महीने या 15 महीने फॉर एग्जाम्पल, तो 15 मंथ्स का पीरियड या 14 मंथ्स का पीरियड, 13 मंथ्स का पीरियड, जितना भी टाइम अगर लगा, राइट, तो वो टाइम कैश को पहली दफा आपने पे किया तब से लेकर कैश जब वापस आया, उसी को हम ऑपरेटिंग साइकिल बोलते हैं। यहाँ पे ऑपरेटिंग साइकिल 13 महीने की है, कहीं कहीं पे 18 महीने की भी होती है, कहीं पे 22 महीने की भी होती है। तो ऑपरेटिंग साइकिल यानी क्या कि बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए उतना टाइम जाता है। इट मींस, उसका मतलब ये भी होता है कि एक चीज को सेल करने के लिए, फॉर एग्जांपल एक प्रॉपर्टी है फॉर एग्जांपल, तो प्रॉपर्टी को बनने के लिए, बेचने के लिए कुछ समय जाता है, वही समय को हम ऑपरेटिंग साइकिल बोलते हैं। जिसकी जितनी ज्यादा लंबी ऑपरेटिंग साइकिल, याद रखिए, जिसकी जितनी ज्यादा लंबी ऑपरेटिंग साइकिल, उतना ही उसकी करंट लायबिलिटी का कैलकुलेशन बड़ा हो जाएगा, या करंट एसेट्स का भी, राइट? और सिमिलरली कोई भी चीज नॉन करंट नेचर की तभी बोली जाएगी जो ऑपरेटिंग साइकिल के बाहर होगी, बिकॉज वी हैव अ डेफिनेशन ऑफ विच एवर इज मोर। एक यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, राइट? कैमरा ओपन करो, राइट, फॉर अ व्हाइल। एक एग्जांपल से मैं आपको समझा रहा हूँ, राइट? फॉर एन एग्जांपल इन हियर इफ यू लुक, कि ट्रेड पेएबल है, राइट? अब ये ट्रेड पेएबल आप देखोगे तो ऑपरेटिंग साइकिल कितनी है यहाँ पे? 10 मंथ्स की, राइट? और एक्सपेक्टेड पीरियड ऑफ पेमेंट कितने में हो रहा है? 8 महीने में। ऑपरेटिंग साइकिल 10 महीने की है, आपको ट्रेड पेएबल मिलेगा 8 महीने के बाद। मुझे ये बताओ, ये ट्रेड पेएबल करंट होगा या नॉन करंट होगा? ट्रेड पेएबल यानी वी हैव टू पे टू समवन, राइट? आइदर क्रेडिटर्स को पे करना होगा या बिल्स पेएबल होगा हमारे पास, दैट बोथ मिला के हम ट्रेड पेएबल बोलते हैं, राइट? तो हमारी ऑपरेटिंग साइकिल, हमारे बिजनेस की ऑपरेटिंग साइकिल 10 महीने की है, ऐसा समझो, और ये ट्रेड पेएबल को हमको 8 महीने के अंदर पेमेंट करना है। अभी मुझे ये बताओ, सिंपल लैंग्वेज में ये बताओ कि क्या ये ट्रेड पेएबल जो है वो करंट नेचर का है या नॉन करंट नेचर का है?
से याद रखिए, कोई भी चीज करंट नेचर की तभी होती है when it has been repaid or realized within the period of 12 months or operating cycle, whichever is more, less नहीं है, whichever is more. चलिए बताओ, वैष्णवी बताइए current. क्यों करंट? यस फागुन? Sir, it's within the operating cycle. ऑपरेटिंग साइकिल के विदिन तो है ही, पर ये 12 मंथ्स के विदिन भी है, तो एनी हाउ इट इज गोइंग टू बी करंट. वेरी गुड. नेक्स्ट, ट्रेड पेएबल ऑपरेटिंग साइकिल है 10 महीने की, राइट, पर आपको पेमेंट करना है कब? 12 महीने के अंदर. मुझे बताओ ये करंट होगी या नॉन करंट? ऑपरेटिंग साइकिल के बाहर है, देखो सोहेल, नॉन करंट. करंट होगी. क्यों? बोलो क्यों? क्यों? क्योंकि ये ऑपरेटिंग साइकिल के भले ही बाहर है, पर 12 महीने के तो अंदर है ना, ये 12 महीने के अंदर ही पेमेंट हो रहा है ना. विच एवर इज मोर, 10 महीने के मैं बोल सकता हूँ बाहर है, पर 12 महीने के अंदर है. सी अगर आप पेंसिल बनाते हो, बॉल पेन बनाते हो, तो उसकी ऑपरेटिंग साइकिल बहुत कम हो सकती है, वो 3-4 महीने की ऑपरेटिंग साइकिल हो सकती है. क्योंकि बॉल पेन बन के बाहर मार्केट में बिक जाए और पैसे आ जाए, तो उसमें 2-3 महीने में या 3-4 महीने में हो सकता है. अगर आप कुरकुरे जैसी कोई चीज बनाओ, तो मैं तो बोला उसकी ऑपरेटिंग साइकिल उससे भी छोटी होगी, 1.5 साल की होगी. तो अगर प्रॉपर्टी ऐसी कोई चीज बनाओ, बड़ी प्रॉपर्टी, अगर आप कंस्ट्रक्शन बिजनेस में हो, तो उसकी ऑपरेटिंग साइकिल बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि वो बनाने में ही बहुत टाइम लगता है. समझ में आ रहा है? तो ऑपरेटिंग साइकिल एक देखनी है, पर साथों साथ ये भी देखना है कि 12 मंथ्स का पीरियड देखना है. व्हाई 12 मंथ्स का पीरियड? बिकॉज 12 मंथ्स इज द डेट ऑफ अवर बैलेंस शीट, फ्रॉम फर्स्ट बैलेंस शीट डेट टू द सेकंड बैलेंस शीट डेट, राइट. वो 12 मंथ्स का पीरियड भी है ना, तो उसको भी देखना है ना हमको, राइट. तो 12 मंथ्स और ऑपरेटिंग साइकिल, विच एवर इज मोर. चलो थर्ड केस में देखते हैं कि ऑपरेटिंग साइकिल है 10 महीने की, राइट, और पेमेंट कर रहे 15 महीने के बाद. पेमेंट कब करना है? 15 महीने के बाद. मुझे बोला ये ट्रेड पेएबल करंट है या नॉन करंट है? देवांशु, नॉन करंट. क्यों नॉन करंट है? मैक्शय, सो देवांशु बोले. यस देवांशु. यस देवांशु, यस सर. आप बोले या मैक्शय बोला? सर मैंने. बोलो तो क्यों नॉन करंट है? सर क्योंकि वो साइकिल से भी साइकिल पीरियड से भी बाहर है और 12 मंथ के. वेरी गुड, राइट. साइकिल से तो बाहर ही है, पर 12 मंथ से भी बाहर है, राइट. हमको तो 12 मंथ से देखना है, विच एवर इज मोर ही देखना है. चलो अभी आपकी ऑपरेटिंग साइकिल हो गई 18 महीने की, ऐसे समझ लो, राइट. और आपको पेमेंट करना है 15 महीने के अंदर. अभी मैक्सिमम मुझे बताएगा कि इसको करंट बोलूं या नॉन करंट बोलूं. सर करंट. क्यों करंट? मैक्सिमम कैमरा सर कहाँ है ये आपका? अंडर है ऑपरेटिंग साइकिल. कैमरा ओपन नहीं कर रहे हो. दिस इज हाउ आई थिंक दैट यू पीपल कॉपी. This is कुछ नहीं है within बाजू the आके. period of operating cycle. It is, however, it is more than 12 months. पर आपको यहाँ पे whichever is more, यानी आपको यहाँ पे क्या देखना है? 18 महीने ही देखने पड़ेंगे, राइट. 12 मंथ्स आप नहीं देख सकते, बिकॉज मोर क्या है यहाँ पे? ऑपरेटिंग साइकिल ही मोर है, तो whichever is more आपको मोर ही देखना है. चलो यहाँ पे ऑपरेटिंग साइकिल है 18 मंथ्स की, और आपको पेमेंट करना है 24 मंथ्स के बाद. मुझे बताओ इसको करंट बोलेंगे या नॉन करंट? वैष्णवी, नॉन करंट. नॉन करंट, क्योंकि 18 मंथ्स के बाहर है ऑलरेडी. क्लियर है? बड़े वो 12 महीने के बाहर है, पर वो 18 मंथ्स के भी बाहर है. एंड 18 मंथ्स विच एवर इज मोर, हमको इसको ही देख के चलना है. फाइन, दैट्स इट. सो दिस इज हाउ यू आइडेंटिफाई समथिंग एज अ करंट एंड समथिंग एज अ नॉन करंट, राइट. ये आपको याद रखना है. तो अगर आपने ये पढ़ा नहीं है तो वापस पढ़ लो. मैंने लास्ट टाइम भी फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया था ये आपको, यहाँ पे भी वापस आपको उसको गो थ्रू करना पड़ेगा. बाकी सब तो आप पढ़ चुके हो एक बार, तो आपको एक बार रिवाइज करने की जरूरत है. फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आता है, अगेन आई एम रिपीटिंग इट, फिर भी कोई टॉपिक समझ में नहीं आता आपको, यू कैन ऑलवेज आस्क मी. आई एम हियर टू हेल्प यू आउट विद दैट, राइट. आप मुझे वापस पूछ सकते हो. चलिए, यू कैन टर्न ऑफ योर कैमराज नाउ.
राइट. लेट मी गेट बैक टू लायबिलिटी प्रोविजन और रिजर्व भी आपने लास्ट ईयर पढ़ा था, राइट. यू वांट मी टू गो थ्रू दिस? कोई चाहता है कि मैं उसको करूँ वापस, प्रोविजन रिजर्व? Okay, please go through it. If you find any problem, I'll be there to help you out. Fine. हम अपने पॉइंट पे वापस आते हैं, राइट. ऑपरेटिंग साइकिल को लेके जस्ट अ मिनट. नाउ ऑपरेटिंग साइकिल शेड्यूल 3 में कंपनीज एक्ट 2013 में बहुत क्लियरली डिफाइंड है. वो बोलते हैं ऑपरेटिंग साइकिल इज द टाइम बिटवीन द एक्विजिशन ऑफ असेट्स. जब आपने असेट्स को एक्वायर किया, राइट. सो एट द टाइम बिटवीन द एक्विजिशन ऑफ असेट्स for processing and the realization of cash and cash equivalents, right. अगर ऑपरेटिंग साइकिल आइडेंटिफाई नहीं हो सकती या बहुत ही छोटी है, ऐसा समझ लो, राइट, तो 12 मंथ्स के पीरियड को माना जाएगा. वो भी बहुत ही क्लियर मेंशन किया गया है. जस्ट अ मिनट, मूव ऑन. लेट अस डिस्कस द अबव कंडीशन डिटेल. समझ लो कि ऑपरेटिंग साइकिल एक मिनट, ऑपरेटिंग साइकिल की तरह ही क्यों ट्रीट किया जाता है और उसको और कोई तरह से क्यों नहीं. व्हाट आई मीन टू से इज कि ऑपरेटिंग साइकिल में आने से कोई भी चीज करंट या नॉन करंट कैसे हो सकती है. तो यहाँ पे सबसे पहली चीज उनको बताया गया है डिस्कस डिटेल में कि अगर कोई भी चीज रियलाइज होती है या इंटरनेट फॉर सेल होती है विद इन ऑपरेटिंग साइकिल है, राइट, तो उसको करंट माना जाएगा, उसको नॉन करंट नहीं माना जाएगा. उसके बाहर की जो चीज होगी तो ही वो नॉन करंट है, राइट. क्यों ऐसा? बिकॉज ऑपरेटिंग साइकिल इज द टाइम पीरियड वेयर द बिजनेस ऑपरेट, यानी बिजनेस उसमें लेट्स से प्रोडक्शन करके ऑपरेट करके कैश को बाहर निकाल सकता है. तो एक कैश जहां से पेड हुआ वहां से दूसरा कैश बाहर निकल रहा है, वो दोनों के टाइम के बीच का पीरियड जो है उसी को ऑपरेटिंग साइकिल बोलते हैं, राइट. सो लेट्स से यहाँ पे एक सिंपल सा एग्जांपल दिया है कि बिजनेस की ऑपरेटिंग साइकिल 18 मंथ्स की है फॉर एग्जांपल, राइट. तो उसका मतलब ये होता है कि असेट्स एक्सपेक्टेड टू रियलाइज विद इन 18 मंथ्स. जो भी असेट्स रियलाइज होंगे वो 18 मंथ्स के अंदर अंदर होंगे, राइट. यानी जो भी आपके असेट्स यानी कि डेटर्स है, बिल्स रिसीवेबल है, आपका स्टॉक है, ये सब कुछ बिकेगा कब? विद इन द पीरियड ऑफ 18 मंथ्स. नेक्स्ट, आप कोई भी चीज को करंट तभी बोल सकते हो जब उसका मेन पर्पस ट्रेडिंग का है. एट टाइम्स ऐसा हो सकता है कि वो भले ही ऑपरेटिंग साइकिल के बाहर हो पर ट्रेडिंग के पर्पस के लिए लिया गया है, जैसे कि इन्वेस्टमेंट, राइट. अगर इन्वेस्टमेंट अगर आप ट्रेडिंग के लिए ले रहे हो तो वो ऑपरेटिंग है और इसको करंट बोला जाएगा. ये पर्पस ऑफ ट्रेडिंग आपके व्हाट आई कैन से आपके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में नहीं आ रहा है, पर जब आप हायर स्टडीज करोगे तो आपको समझ में आएगा कि काफी टाइम हमको पता है कि स्पेयर पार्ट्स होते हैं, स्पेयर्स एंड लूज टूल्स, वो कितने साल तक बिजनेस में रहते हैं. स्पेयर पार्ट्स ऐसे बिगड़ते नहीं है. स्पेयर पार्ट्स को अगर आप मुझे पूछोगे तो वो कई साल तक बिजनेस में रहते हैं. स्पेयर पार्ट्स तो रहते हैं कि नहीं रहते हैं? काफी टाइम तो 8 साल या 12 साल या 15 साल तक वो स्पेयर पार्ट का कुछ नहीं होता. या लूज टूल्स यानी पाना पेचा जो होता है ना, वो लूज टूल्स बोलते हैं. कुछ होता है उसको? यस. नो. फिर भी उसको करंट बोला जाता है. द रीजन उसे करंट होने का रीजन ये है क्योंकि उसका प्राइमरी पर्पस क्या है? ट्रेडिंग का है. इसीलिए अगर आप कोई भी चीज 12 मंथ्स के अंदर अगर आपको रियलाइज होती है तो भी वो करंट है, राइट. और cash and cash equivalents unless they are restricted from being exchanged or used to settle liability at least 12 months after the reporting date. और कोई भी तरह का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स जो एक्सचेंज आपको एटलीस्ट 12 महीने तक आपको कुछ एक्सचेंज नहीं करना पड़े, राइट, यानी विद इन द पीरियड ऑफ 12 मंथ्स जो हो रहा है एक्सचेंज, वो सभी कोई चीज करंट है. तो जैसे हमने जो 4 चीज हमने देखी, एक तो विद इन द पीरियड ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल होना चाहिए, प्राइमरी हेल्थ फॉर ट्रेडिंग होना चाहिए, विद इन द पीरियड ऑफ 12 मंथ्स होना चाहिए, एंड एट लास्ट इट शुड नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू एक्सचेंज विद इन द पीरियड ऑफ 12 मंथ्स. यानी कोई भी तरह का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स आप रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकने चाहिए. यहाँ पे भी ट्रेड पेबल की तरह ही ट्रेड रिसीवेबल का एग्जांपल दिया है, ऑपरेटिंग साइकिल और रियलाइज कब होगा.
अगर 11 महीने का ऑपरेटिंग साइकिल है, 10 महीने में रियलाइज होगा तो करंट ही बोला जाएगा, क्योंकि 12 महीने के अंदर है। 11 महीने का ऑपरेटिंग साइकिल है, 12 महीने में रियलाइज होगा तो भी करंट बोला जाएगा, अगेन 12 महीने के अंदर ही है। 11 महीने का ऑपरेटिंग साइकिल है, 15 महीने में रियलाइज हो रहा है, क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे फटाफट? करंट या नॉन करंट? करंट। कैसे करंट? नॉन करंट आएगा। रियलाइजेशन 15 मंथ्स में हो रहा है, 11 महीने का ऑपरेटिंग साइकिल है, मैक्सिमम आप क्या ले सकते हो, विच एवर इज मोर 12 मंथ्स ले सकते हो। अगर 20 महीने का ऑपरेटिंग साइकिल है और 15 महीने में रियलाइज हो रहा है तो करंट, और 20 महीने का ऑपरेटिंग साइकिल है तो 24 महीने में रियलाइज हो रहा है तो नॉन करंट। नॉन ये आपको याद रखना है। नाउ नॉन करंट असेट्स में कौन कौन से आते हैं, अभी ये मैं समझाने नहीं वाला, ये मैं समझा चुका हूँ आपको। फिक्स एसेट आता है, फिक्स एसेट्स के अंदर कौन से आते हैं? टेंजिबल असेट्स, इनटेंजिबल असेट्स, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस और इनटेंजिबल असेट्स अंडर डेवलपमेंट। टेंजिबल क्या होता है आपको पता है, इनटेंजिबल क्या होता है आपको पता है। मैंने ये बताया था, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस यानी कोई भी चीज अंडर कंस्ट्रक्शन हो, राइट। एंड इनटेंजिबल असेट्स अंडर डेवलपमेंट का मतलब क्या? जैसे कि असेट्स हो, पेटेंट्स है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है, जो डेवलपमेंट में है, यानी जिसके लिए हमने फॉर एग्जांपल एप्लीकेशन की हुई है पर अभी हमको पेटेंट मिला नहीं है फॉर एग्जांपल, या हमको कोई राइट मिले नहीं है अभी तक, तो दिस इज कॉल्ड वर्क इन प्रोग्रेस ही बोला जाता है, इंटेंजिबल असेट्स अंडर डेवलपमेंट। नेक्स्ट है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करंट असेट्स में पहला फिक्स असेट है, दूसरा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, और ऐसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि प्रॉपर्टी में, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स में, हमने किसी और के प्रेफरेंस शेयर्स में इन्वेस्ट किया, गवर्नमेंट के बॉन्ड्स या सिक्योरिटीज में, हमने किसी के और के डिबेंचर्स में इन्वेस्ट किया, या म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया, या फिर पार्टनरशिप फर्म्स में किसी के इन्वेस्टमेंट किया, ये सभी कोई नॉन करंट है। अगर उससे अलावा भी कोई नॉन करंट हो तो हमको दिखा सकते हैं अदर नॉन करंट में, नेचर टू बी स्पेसिफाइड, आपको उसका नेचर दिखाना पड़ेगा, राइट। समझ में आ रहा है ये? यस यस सर। सी है डिफर्ड टैक्स असेट्स नेट, मैंने आपको समझाया था, इसका ताल्लुका सीधा है डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी नेट के साथ। दोनों में से कोई एक चीज आ सकता है, दोनों चीज नहीं आ सकता, मैंने पहले भी बताया था आपको, राइट। सो आइदर असेट्स आएगा, आइदर लायबिलिटीज आएगी, इट कैन नॉट बी बोथ, राइट। ये आपको पता है, यानी अगर आपको टैक्स देना बाकी है तो वो डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी नेट में जाएगा, और अगर आपके रिपोर्टिंग इनकम और टैक्सेशन इनकम दोनों में से आपको टैक्स ज्यादा दे दिया है अगर आपने, तो इसका मतलब आपको टैक्स लेने का बनता है, तो इट इज डिफर्ड टैक्स असेट्स नेट। नेक्स्ट है लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, ये भी आपको पता है, जैसे कैपिटल एडवांसेस होता है। कैपिटल एडवांसेस का मतलब क्या? जो लॉन्ग टर्म नेचर का आप एडवांस करो, राइट। तो जैसे कि आपने किसी को पैसा दिया लंबे अरसे के लिए, राइट, सो फॉर एक्वायरिंग फिक्स असेट्स, तो ये सब से एडवांसेस जब आप करते हो तो कैपिटल एडवांसेस बोलते हैं। कैपिटल एडवांसेस यानी बहुत लॉन्ग टर्म के, राइट। वैसे ही सिक्योरिटी डिपॉजिट्स, अगर आपने कहीं पे सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया है फॉर लॉन्ग पीरियड, राइट, दैट इज मोर देन 12 मंथ्स और मोर देन द ऑपरेटिंग साइकिल, तो नॉन करंट है। पर अगर विद इन द पीरियड ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल या 12 मंथ्स विच एवर इज मोर अगर हो तो वो करंट हो जाएगा वापस। उसके अलावा अदर लोन्स एंड एडवांसेस आते हैं, अगर ऐसा अदर लोन्स एंड एडवांसेस है तो नीचे आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा, राइट। इसके अंदर क्या क्या चीज आ सकती है, जैसे कि आ सकती है सिक्योरिटी डिपॉजिट्स, राइट, या फिर आपने लोन दी है एम्प्लॉयज को, या तो आपने लोन दी है सप्लायर्स को। समझ में आ रहा है? यस 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 सर। यस सर। ये सब समझ चुके हैं, मैं आपको सिर्फ रिपीट कर रहा हूँ बिकॉज आप घर पे गो थ्रू नहीं कर रहे हो, इसीलिए मैं यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ एक बार। अदर नॉन करंट असेट्स, अदर नॉन करंट असेट में क्या क्या आता है? लॉन्ग टर्म ट्रेड रिसीवेबल्स,
ट्रेड रिसीवेबल्स भी लॉन्ग टर्म के। ट्रेड रिसीवेबल नॉर्मली क्या होता है, करंट होता है। ट्रेड रिसीवेबल यानी क्या, डेटर्स और बिल रिसीवेबल, तो वो नॉर्मली तो करंट में ही आता है, पर उसमें भी अगर 12 मंथ्स के पीरियड के बाहर या ऑपरेटिंग साइकिल के पीरियड के बाहर हो तो वो नॉन करंट के हो सकते हैं। उसमें भी अदर्स आ सकते हैं। अदर्स में क्या हो सकता है, अगर आपने कोई खर्चा किया है जो अमोर्टाइज नहीं हुआ है, यानी अनअमोर्टाइज, राइट, यानी अमोर्टाइज ही नहीं किया वो खर्चे को, तो वो आपके असेट बनेंगे, राइट, एक तरह का लॉस है, राइट, इट मींस यू हैव टू रिकवर द लॉसेस। इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल, अगर आपका कोई नुकसान हो गया है बिजनेस में और इंश्योरेंस का क्लेम पक गया है, फॉर एग्जांपल आपने एक दुकान के इंश्योरेंस लिया था और दुकान जल चुकी, इंश्योरेंस कंपनी ने बोला कि हम पैसे देंगे, अभी दिया नहीं है, देना बाकी है, तो वैसे को क्या बोलते हैं, इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल। वैसा ही अमाउंट ड्यू फॉर असेट सोल्ड, असेट बिक गया पर पैसा मिला नहीं अभी तक, पैसा ड्यू है, ड्यू यानी बाकी है लेने का, तो ये सब चीज क्या बोलते हैं, नॉन करंट असेट्स। क्या बोलते हैं, नॉन करंट, अदर नॉन करंट में आएगा। ये क्लियर हो रहा है सबको? Yes, sir. नेक्स्ट है करंट। करंट के अंदर आपको पता है क्या क्या आता है, कुछ कुछ चीज तो बहुत इजी है, इन्वेंट्रीज है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंस है, राइट, ट्रेड रिसीवेबल्स यानी डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। द वर्ड शॉर्ट टर्म इटसेल्फ सेज कि वो विद इन द पीरियड ऑफ 12 मंथ्स है या विद इन द पीरियड ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल होगा, राइट। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है वो करंट इन्वेस्टमेंट। करंट इन्वेस्टमेंट क्या होते हैं, करंट इन्वेस्टमेंट का मतलब कि आपने किसी में भी इन्वेस्टमेंट कर रहा, इक्विटीज में, प्रेफरेंस में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, कहीं पे भी, पर दैट शुड बी विद इन द पीरियड ऑफ 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट। इट शुड बी वेरी शॉर्ट, इट मींस इट शुड बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड। बहुत शॉर्ट पीरियड में वो कैश में कन्वर्ट हो जाना चाहिए, तो ही वो करंट बोला जाएगा, अदरवाइज नॉन करंट। ये 5 के अलावा अदर करंट असेट्स में भी काफी कुछ चीज आती है, हम देखेंगे। इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज यानी स्टॉक। मैंने आपको बताया कि अगर आपका ट्रेडिंग बिजनेस है तो एक ही इन्वेंट्रीज हो सकती है जिसको हम फिनिश गुड्स की इन्वेंट्रीज बोलते हैं। अगर आपका बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग का है तो रॉ मटेरियल्स, वर्क इन प्रोग्रेस, इसका भी इन्वेंट्रीज हो सकता है। इवन स्टॉक इन ट्रेड हो सकता है। स्टॉक इन ट्रेड यानी गुड्स दैट यू एक्वायर फॉर ट्रेडिंग, खाली आपका पर्पस है ट्रेड करने का। उसके अलावा मैंने जैसे बोला स्पेयर पार्ट्स, लूज टूल्स, ये सब भी इन्वेंट्रीज का पार्ट होता है। भले ही हम उसको सेल नहीं करने वाले, हम उसको बिजनेस में रखने वाले फॉर क्वाइट अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, बट देन also we are going to put it as a current assets because they fetch a very small amount, right? Next, trade receivables। मैंने बताया था ट्रेड रिसीवेबल्स में दो चीज आती है, राइट, क्या क्या दो चीज आती है, डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल, और वो भी कौन से वाले, विद इन अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स और विद इन अ पीरियड ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल वाले, राइट। जब भी आप ट्रेड रिसीवेबल की बात करो तो आपको प्रोविजन फॉर बैड डेट्स या फिर बैड डेट्स अगर हो तो उसको माइनस करने के बाद ही नेट ही बात करने की होती है। तो ट्रेड रिसीवेबल्स जो लिखे जाते हैं बैलेंस शीट में वो नेट कंसीडरेशन में लिखे जाते हैं। क्लियर है? यस सर। फाइन। उसके अंदर भी दो अप्रोच है, आपको दोनों ही अप्रोच पता है, लास्ट ईयर आप पढ़ चुके हो। पहला अप्रोच ये बताता है और सेकंड अप्रोच क्या बताता है, हम देखते हैं। पहला अप्रोच ये बोलता है कि अमाउंट ऑफ प्रोविजन फॉर आउटपुट दैट इज शोन प्रोविजन अंडर द लॉन्ग टर्म प्रोविजन ओनली, यानी वो लायबिलिटी साइड पे दिखाया जाएगा। प्रोविजन कहाँ लिखा जाएगा, लॉन्ग टर्म प्रोविजन या शॉर्ट टर्म प्रोविजन में दिखाया जाएगा, राइट। और सेकंड अप्रोच ये बोलता है कि प्रोविजन को ट्रेड रिसीवेबल में से माइनस किया जाएगा, राइट। दोनों ही अप्रोच प्रॉपर है, पर यहाँ पे बोला गया है दोनों में से आपको अगर बोला जाए तो कौन सा अप्रोच फॉलो करना है, यू ऑलवेज हैव टू फॉलो द सेकंड अप्रोच। यहाँ पे लिखा है इन अवर ओपिनियन सेकंड अप्रोच इज मोर अप्रोप्रिएट टू बी फॉलोड, राइट। मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूँ, वापस हाईलाइट करके लगता हूँ, राइट। आपको सेकंड अप्रोच को ही फॉलो करना है, यानी आपको ऑलवेज याद रखिए प्रोविजन को कोई भी लायबिलिटी की तरफ पे नहीं दिखाएगा। प्रोविजन को कैसे दिखाया जाएगा, आई एम रिपीटिंग इट, यू हैव टू डिडक्ट इट फ्रॉम द ट्रेड रिसीवेबल,
क्लियर है? यस तो यहाँ पे दिखाया है कि शॉर्ट टर्म प्रोविजन में प्रोविजन की तरह दिखाया गया है, दैट इज दिस इज द फर्स्ट अप्रोच, राइट? ये फर्स्ट अप्रोच है एंड दिस इज द सेकंड अप्रोच, राइट? आपको जो फॉलो करना है वो सेकंड अप्रोच को फॉलो करना है इन दिस वे। नेक्स्ट है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में काफी कुछ चीज होती है, जैसे बैंक का बैलेंस, ड्राफ्ट अगर आपके पास है कोई भी पड़ा हुआ, चेक्स, ड्राफ्ट, कैश इन हैंड हो सकता है, अदर्स। दूसरा होता सकता है ईयर मार्क बैलेंस विद बैंक्स। ईयर मार्क यानी कुछ काम के लिए रखा है, जैसे कि डिविडेंड को पे करने के लिए रखा है, कुछ पैसा अलग से जमा करके रखा है बैंक में, दैट इज व्हाट वी कॉल ईयर मार्क। कोई भी चीज ईयर मार्क होती है यानी आपने कुछ पैसे बचा के रखे हैं कुछ पर्पस के लिए, तो उसको ईयर मार्क बैलेंस बोलते हैं। वैसे ही हो सकता है कि आपने मार्जिन मनी रखा हो बैंक के पास, अगर आप कोई सिक्योरिटी में डील करते हो या फिर अगर आपने किसी लोन लेके रखी है तो आपको क्या देना पड़ता है, यू हैव टू पे मार्जिन मनी, राइट? आपको अपफ्रंट कुछ पैसा रखना पड़ता है बैंक में क्योंकि आपकी लोन आउटस्टैंडिंग है इसीलिए। या फिर आपके पास बैंक डिपॉजिट्स है 12 मंथ्स मैच्योरिटी की, तो ये सब कुछ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में आएगा, राइट? इसके अलावा भी एक चीज आती है जिसको हम बोलते हैं मार्केटेबल इन्वेस्टमेंट्स। मार्केटेबल इन्वेस्टमेंट यानी दोज इन्वेस्टमेंट व्हिच कैन बी इजीली सोल्ड इन द मार्केट, राइट? जो यहाँ पे दिया नहीं है पर मार्केटेबल इन्वेस्टमेंट कैन आल्सो बी कंसीडर, वो आएगा कैश फ्लो स्टेटमेंट्स में। नेक्स्ट दो चीजें और मैं क्लोज कर रहा हूँ, उसके बाद मैं चाहता हूँ आप कल पढ़ के आओ अच्छे से, वापस मैं पूछूंगा आपको। कल से हम कंटिंजेंट लायबिलिटीज और कमिटमेंट्स को ध्यान से पढ़ेंगे, राइट? क्योंकि ये एक नया टॉपिक है। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, कोई भी चीज शॉर्ट टर्म होने का मतलब क्या, इट शुड बी रियलाइज्ड विद इन द पीरियड ऑफ 12 मंथ्स और विद इन द पीरियड ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल। और कोई भी चीज करंट असेट्स, अदर करंट असेट्स के नाम पे आ सकती है, जैसे कि यहाँ पे काफी एग्जांपल्स दिए गए हैं, प्रीपेड एक्सपेंस है, अक्रूड इनकम है, डिविडेंड रिसीवेबल है एंड एडवांस टैक्सेस है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट? ये सभी कोई चीज अदर करंट असेट्स के नाम से आप लिख सकते हो। समझ में आ रहा है ये? यस? Yes, sir. Fine. That's it for today. I'm not going to go further than this, right? इसमें से काफी कुछ चीजें कॉमन है, राइट? मुझे कॉमन के ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करना है। मैं ये चाहता हूँ कि आप इसको पहले से पढ़ के रखिए। जो मैं चाहता हूँ वो ये है कि मैं कोई ऐसे टॉपिक के ऊपर फोकस करना चाहता हूँ जो आपने अभी तक पढ़ा ही नहीं है, राइट? तो उस पर मैं ध्यान दे पाऊंगा अच्छे से। कॉमन टॉपिक को अगर मैं रिपीटेडली अगर आपको पूछता रहूंगा तो उसका कोई मतलब नहीं है बेटा। बट अगेन लेट मी टेल यू, गो थ्रू इट प्रॉपर्ली। इफ यू डोंट अंडरस्टैंड इट, राइट, जो मैं बोल रहा हूँ, सो आई एम हियर टू हेल्प यू आउट। मैं हूँ यहाँ पे आपको हेल्प करने के लिए। बताइए, और कोई डाउट है आपको? No, sir. No. Fine. So we'll meet tomorrow again, right? And we are continuing with the economics, right? The session of economics today by 5:10. Is it okay? 5:15, 5:10 or 5:15?